हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे 7th लेक्चर में मेजर आउटकम्स, मुख्य परिणाम क्या रहे। आपको पता है भारत ने शुरुआत में कई सारे प्लान्स बनाए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। शुरुआत में बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे। तो उनके आउटकम्स क्या आते हैं, मतलब क्या परिणाम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मेनली 3 परिणामों के बारे में बात करेंगे। एक तो बहुत सारी चीज़ों का फाउंडेशन लेकर दिया गया था, देश के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया गया था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई थी, कई सारे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए थे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया था, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, भूमि सुधार किए गए थे। वो अलग बात है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पर आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1966-67 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। उस समय आपको पता है देश में अनाज का बहुत बड़ा संकट था। हम बाहर से यूएसए से अनाज इंपोर्ट करते थे, गेहूं इंपोर्ट करते थे। भारत मतलब इस कंडीशन में नहीं था कि खुद देश की मतलब जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करे, बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो अचानक हमारा जो अचानक तो क्या खैर उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन है, वीट्स का प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा हो गया और हम सेल्फ रिलायंट कंट्री बन गए। तो मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशंस, एक तो पहला आउटकम फाउंडेशन, दूसरा लैंड रिफॉर्म्स और तीसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है मेजर आउटकम के बारे में, मुख्य परिणाम के बारे में। ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव दैट वर आइडेंटिफाइड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स हेयर, थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रूव मोस्ट डिफिकल्ट टू रियलाइज। देखो इसमें आपको कुछ खास याद नहीं रखना, आप बस इतना ध्यान रखो। पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे देश के सामने 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, जो हमने अच्छी तरह से कवर किया था फर्स्ट वाले चैप्टर में, हमने देश को भी बना लिया। दूसरा चैलेंज था आपका डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी हमने सेकंड वाले चैप्टर में देखा था। हम पहला जो जनरल इलेक्शन था उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाए, दूसरा भी कंडक्ट कराया, थर्ड भी कराया, तो हमने डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश कर लिया। तीसरा जो चैलेंज था, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, जो इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं, सोशल वेलबींग ऑफ एवरीवन, मतलब सभी का मतलब क्या रखना, सभी का ध्यान रखना, सभी का मतलब डेवलपमेंट करना, सारे सेक्शंस को साथ में लेके चलना, ठीक है। तो विकास करना सबका, सबको साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली जो चीज़ें, ये थर्ड वाला जो चैलेंज था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको फुलफिल करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। Land reforms did not take place effectively in most part of the country. Political power remained in the hands of land-owning classes. Big industrialists continued to benefit and thrive while poverty did not reduce much. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शुरुआत में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, भूमि जो सुधार किए गए थे, वो पूरी तरह से सही तरह से लागू नहीं हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय पर। कोशिश तो की थी सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स करने की, ठीक है। क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे वो हम आगे देखेंगे, मगर ये लैंड रिफॉर्म्स वाला जो प्रोग्राम था ये सही से लागू नहीं हो पाया। पॉलिटिकल पावर जो थी बड़े बड़े लोगों के हाथ में थी, या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी। अब सोचो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उन्हीं के हाथ में पॉलिटिकल पावर होगी, तो फिर भूमि सुधार कहाँ से सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि भूमि सुधार में बात जनरली की गई थी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कम कर दी जाएगी, लैंड सीलिंग एक्ट आया था, और ज़्यादा ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन नहीं है, कम ज़मीन है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो बढ़िया अपनी मौज कर रहे थे, इस समय पर खूब प्रॉफिट कमा रहे थे, जबकि गरीबी फिर भी कम नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली स्टार्टिंग के टाइम पर, ठीक है। द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलपमेंट वर द बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन्स ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे प्लान डेवलपमेंट के, वो उनका पर्पज़ यही था कि हम क्या कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें देश का, और सभी सिटीजन्स का, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका क्या कर सकें, विकास कर सकें, उनकी वेलबींग को इंश्योर कर सकें। द इनएबिलिटी टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द डायरेक्शन इन द वेरी फर्स्ट स्टेज वाज टू बिकम ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो आपको देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेप्स हमने नहीं लिए थे। किस डायरेक्शन में, सबकी वेलबिंग के लिए हमने ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए थे। ये एक समस्या बन गई थी, कौन सी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन चुकी थी। दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम अनइक्वल डेवलपमेंट सून बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल एंड मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू मूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग जो थे राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। अब सिंपल सी बात है, जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर कम हो, उनके पास जो ज़मीन है वो जाए,
तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा बड़ी अब जो पॉलिटिकली पावरफुल है, तो उन्होंने देश को विकास करने की डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे कदम नहीं उठाए, ये चीज़ें, ठीक है। तो मेजर आउटकम्स में 3 है, फाउंडेशंस, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ तो सिर्फ हमने यही बात की है कि शुरुआत में हमारे जो 3 चैलेंजेस थे उसमें जो थर्ड चैलेंज था, जो सबका वेलबींग इंश्योर करना, वो बड़ा डिफिकल्ट था। शुरुआत में लैंड रिफॉर्म्स अच्छी तरह से लागू नहीं हुए थे, और जो ज़मीन जो ज़्यादातर हुआ करती थी या पॉलिटिकल पावर जो ज़्यादा हुआ करती थी, किसके हाथ में हुआ करती थी, लैंड ओनिंग क्लासेस के हाथ में हुआ करती थी। बिग इंडस्ट्री जो थे वो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे इस समय पर, और अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर पाते हैं, मगर पॉवर्टी ज़्यादा रिड्यूस नहीं होती है। शुरुआत में जो पर्पज़ था, किसका पर्पज़, जो प्लान डेवलपमेंट जो किया था, ये पर्पज़ यही था कि हम मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल है उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, देश के सभी सिटीजन्स का वेलबींग इंश्योर कर सकें। मगर हम इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम हमें सफलता मिलती है, और ये चीज़ बन जाती है फिर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोगों को अनइक्वल डेवलपमेंट से फ़ायदा पहुंचता है। अनइक्वल मतलब कुछ ही लोगों का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, जैसे लैंड ओनिंग क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, और ये फिर नहीं चाहते थे कि इस डायरेक्शन में, डेवलपमेंट की डायरेक्शन में कुछ उचित कदम उठाए जाएँ। तो मेजर आउटकम्स में ध्यान रखना, फाउंडेशंस, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत में जो प्लान डेवलपमेंट किया गया था उसमें कौन कौन से फाउंडेशंस, कौन सा बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था। फाउंडेशन का मतलब है बुनियादी ढांचा तैयार करना, ठीक है। इन दिस पीरियड द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पर लेड। तो आपको देखने को मिलेगा जो शुरुआती फेज था हमारा, शुरुआत का जो टाइम था 1950s 1960s वाला जो दौर था, उसमें हमने इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाउंडेशंस बना दिए। फाउंडेशंस मतलब बड़े बड़े डैम्स बना दिए जिसके थ्रू हम इरीगेशन कर सकते हैं, पानी की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी गई थी, स्टील प्लांट्स लगा दिए गए थे, रिफाइनरीज लगा दी गई थी, ठीक है। बहुत सारे मतलब हमने क्या किए थे, इस समय पर इन्वेस्टमेंट किया था। Some of the largest developmental projects in India's history were undertaken during this period। आपको देखने को मिलेगा भारत के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, अब तक के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे, वो इसी टाइम पर क्या होते हैं, शुरुआत की जाती है। इनमें आते हैं मेगा डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम्स इसमें आते हैं, और मेगा डैम्स में एग्जाम्पल दे रखा है भाखरा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है। ये किसके लिए बनाए गए थे, इरिगेशन और पावर जनरेशन के पर्पज से बनाए गए थे। तो ये डैम बनाने का आपको बताइए पर्पज, मेनली एक तो इरिगेशन होता है, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराना, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना डैम्स के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि डैम्स को आपको बताए हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। डैम को क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पेज में इन डैम्स का क्या ले किया गया था, फाउंडेशंस। और एक बार डैम बन जाता है तो आपको पता है बहुत सालों तक वो डैम चलते हैं, जिसका फ़ायदा आने वाले समय पर देश को होता है। प्लस इनसे बाढ़ को हम बचा सकते हैं, फ्लडिंग जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रॉट को बचा सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, आसपास के एरिया में बायोडाइवर्सिटी जो इंप्रूव हो जाती है, सॉइल इरोजन कंट्रोल कर पाते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये भाखरा नांगल डैम है, हीराकुंड डैम है, ये तो सबसे बड़ा डैम है, आपको पता होगा हीराकुंड डैम, ठीक है। कमेंट करके बताना है हीराकुंड डैम कहाँ पर है, भाखरा नांगल डैम कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है। सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन ETC वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआती जो दौर था उस दौर में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े जो सरकारी इंडस्ट्रीज थी उनको शुरुआत की गई थी, ठीक है। पब्लिक इंडस्ट्रीज बनाई, पब्लिक सेक्टर में मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनको शुरू किया गया था। जैसे कई सारी जगह पर स्टील प्लांट लगाए गए थे, ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे कोई सामान बनाया जाता है ये कंपनीज बनाई गई थी, डिफेंस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था, इसी टाइम पर स्टार्ट किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। और आपको देखने को मिलेगा शुरुआती दौर में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया था। अब दूसरा आउटकम हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है भूमि सुधार। भूमि सुधार की डायरेक्शन में क्या क्या काम किए गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन द एग्रेरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस्ड सीरियस अटेम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म्स। तो आपको देखने को मिलेगा अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस टाइम पर मतलब जो शुरुआती दौर था उसमें भूमि सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। Perhaps the most significant and successful of these was abolition of the colonial जमींदारी सिस्टम। तो भूमि सुधार में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सुधार किया गया था वो किया गया था जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के टाइम से ही एक प्रथा चली आ रही थी, जमींदारी सिस्टम वाली प्रथा चली आ रही थी। वो जमींदारी प्रथा वाला जो सिस्टम था वो क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है लैंड रिफॉर्म्स के तहत। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि लैंड रिफॉर्म्स के तहत
कॉलोनियल सिस्टम की जो जमींदारी जो सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दिस बोल्ड एक्ट नॉट ओनली रिलीज्ड लैंड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द क्लास दैट had little interest in the agriculture, it also reduced the capacity of landlords to dominate politics। तो देखो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया था तो इससे क्या हुआ, जमींदारों के पास जो ज़मीन थी, जिनको वो ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर करते भी नहीं थे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, वो ज़मीन इनके हाथों से आ जाती है। वो ज़मीन अब किसके हाथों में आ जाएगी, किसानों के हाथों में आ जाएगी। प्लस जैसे ही उनके हाथों से ये ज़मीन निकली, एग्रीकल्चर वाली जो ज़मीन थी, बड़े बड़े ज़मींदारों के हाथ में से ज़मीन निकलती है, तो फिर क्या होता है, उनकी जो पावर थी पॉलिटिक्स में वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, कौन सा, अबोलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ ज़मींदारी। और इसकी वजह से जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उनके हाथों में से ज़मीन चली जाती है और उनकी जो पॉलिटिक्स में जो पावर थी, दबदबा था, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Attempts at consolidation of lands, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture, were also fairly successful। तो दूसरा क्या प्रयास किया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पहले जो ज़मीन हुआ करती थी, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई थी, अब छोटे छोटे टुकड़ों में आप खेती करोगे तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। तो सोचो इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक ही टुकड़े में, मतलब एक ही पार्ट में मिला दो, ठीक है। तो अब बड़े टुकड़े पर जब आप ज़मीन करोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी होगी। तो दूसरा यहाँ पर प्रयास क्या किया गया था कि जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको एक साथ कर दिया गया ताकि खेती करने में भी क्या हो, आसानी हो, और इससे प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ा था। Though the laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agriculture land one person could own, people with excess land managed to evade the law। तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में एक नियम आया था, लैंड सीलिंग एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन हो सकती है। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस नियम से बचने के लिए तोड़ उन्होंने निकाल लिए थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास जो ज़मीन थी, लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे, उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया था। क्या तोड़ निकाला था, उन्होंने ज़मीन जो थी अपने रिलेटिव्स को क्या कर देते, मतलब नाम कर दी, उनके नाम कर दिया था। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लॉ तो आया था, लॉ तो अच्छा था कि मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको छीन लिया जाए और उनको दे दिया जाए जिनके पास ज़मीन नहीं है। मगर कुछ लोग जो चालाक थे उन्होंने क्या किया, ज़मीन को अपने हाथ से नहीं निकलने दिया और उसको अपने रिलेटिव्स को क्या कर दिया, नाम करा दिया। यहाँ कई सारी चीज़ें थी, ठीक है। Similarly, the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction, but this provision was rarely implemented। तो आपको देखने को मिलेगा जो मतलब जो ज़मींदार मतलब जो खेती करते थे, आपको देखने को मिलेगा जो टीनेंट्स होते थे, टीनेंट्स मतलब जो खेती करते थे, मतलब रेंट पर लेकर खेती किया करते थे, ये जो लोग थे जो किसी दूसरे की ज़मीन को इस्तेमाल करते थे, इनको लीगल सिक्योरिटी दी गई कि कहीं इनको ऐसा ना हो बाद में इनको एविक्ट कर दिया जाए। एविक्ट मतलब इनको बाद में निकाल दिया जाए। तो इनको ये सिक्योरिटी दी गई कि भाई आपको एक बार अगर मतलब खेती करने लग गए, दूसरे की ज़मीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो रेंट पर, तो आपको बीच में या मतलब बाद में एविक्ट नहीं किया जाएगा। मगर ये जो प्रोविज़न है इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, मतलब इसको लागू ही नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, जब लागू नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। बनाया तो गया था नियम कि भाई जो मतलब टीनेंट्स हैं जो दूसरों की ज़मीन को बटाई पे काम करते हैं, मतलब इतने परसेंट हम ले लेंगे, उतना परसेंट आप ले लेना, उनके लिए सिक्योरिटी दी गई थी कि इनको ना निकालें, बीच में ना निकाला जाए। मगर ये जो नियम था इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। इट वाज नॉट ईजी टू टर्न दीज वेल मीनिंग पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर इनटू जेन्युइन एंड इफेक्टिव एक्शन। दिस कुड हैपन ओनली इफ द रूरल लैंडलेस पुअर वर मोबिलाइज्ड। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई थी, एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई थी, इनको क्या है सही तरीके से क्या नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, सही तरह से अमल में नहीं लाया जा सका, ताकि लोगों की भलाई की जा सके। रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। गांव में जो गरीब रह रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका भला कर सकें। तो कोशिश तो अच्छी की गई थी, कानून तो बनाए गए थे, मगर ये सही तरह से क्या नहीं हो पाते हैं, लागू नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बट द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड विल्डेड कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो आपको देखने को मिलेगा जिनके पास जो ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये लैंड रिफॉर्म्स अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाते हैं और ये ज़मीन जो है सही तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। जो ज़्यादा ज़मीन थी वो उस ज़मीन का क्या निकाल लेते हैं, तोड़ निकाल लेते हैं, नियम का मतलब
खामियां निकाल लेते हैं और ज़मीन को ऐसे ही इधर उधर अपने रिलेटिव्स को नाम कर दिया था, जिनको ज़रूरत थी वाकई में वहाँ पर ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। देयरफॉर मैनी प्रपोजल्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स वर आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और व्हेन मेड इनटू लॉज दे रिमेंड ओनली ऑन पेपर। तो आपको देखने को मिलेगा भूमि सुधार के लिए जो कई सारे प्रस्ताव आए थे, या तो वो नियम नहीं बने थे, सिर्फ सरकार ने कहा था कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, बस का ही कहा था, प्रस्ताव ही प्रस्ताव आए थे, उनके नियम नहीं बने थे। और सरकार ने अगर नियम बना भी दिए तो वो नियम सिर्फ पेपर पर ही रह गए, रियलिटी में ऑन ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। यही तो प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पर, नियम तो बनाए गए थे, कदम तो उठाए गए थे, मगर उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा चुका। दिस शोज दैट इकोनॉमिक पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सोसाइटी। तो आपको देखने को मिलेगा जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, राजनीतिक स्थिति पर डिपेंड करती है कि राजनीतिक स्थिति कैसी है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी है, अगर पॉलिटिकल विल है तो इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और जब पॉलिटिकल विल ही नहीं है, किसी चीज़ को करने की मतलब राजनीतिक इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इट ऑल्सो शोज दैट इन स्पाइट ऑफ गुड विशेष ऑफ सम top leaders, the dominant social groups would always effectively control policy making and implementation। तो आपको देखने को मिलेगा कई सारे जो टॉप लीडर्स हुआ करते थे वो डेफिनेटली वो चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो करे, वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में सभी डेवलप करें, मगर कुछ लोग जो थे मतलब डोमिनेंट थे। आपको देखने को मिलेगा डोमिनेंट मतलब जिनका दबदबा हुआ करता था, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, या मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे ये हमेशा पॉलिसी मेकिंग पर क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, और इम्प्लीमेंटेशन पर भी कंट्रोल करते थे। तो लीडर्स तो बहुत सारे चाहते थे कि हम मतलब भूमि सुधार करें और जनता का भला हो, मगर ये डोमिनेंट सोशल ग्रुप है जिनका मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था, ये इनकी वजह से मतलब ये जो नियम है सही से लागू नहीं हो पाते हैं। तीसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन। तीसरा आउटपुट क्या है, तीसरा आउटकम है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। इसके बारे में कुछ बेसिक नोट्स मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपकी बुक में नहीं है तो ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। पहली बात तो ये किससे संबंधित है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा स्पेशली व्हीट और राइस, दो क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले भारत में फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी वो, और फूड सिक्योरिटी की समस्या थी। विदेशों से हम अनाज मंगाते थे, अपने देश में मतलब इतना अनाज हम पैदा नहीं कर पाते थे ताकि अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसीलिए भारत में क्या लाई गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था, पहले हमारा जो मेथड हुआ करते थे खेती करने के उसको चेंज कर दिया मॉडर्न मेथड से। आपको पता है पहले हम खेती कैसे करते थे, बैलों से जुताई करते थे, इरिगेशन के पास इरिगेशन की हमारी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, ना ही हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते थे, ना ही हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या किया गया था, एग्रीकल्चर का जो मतलब सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर में क्या किया गया था, पुराने सिस्टम को हटा के, ट्रेडिशनल सिस्टम को हटा के नई टेक्निक के साथ खेती करने लगे। अब इस नई टेक्निक में क्या इस्तेमाल किया जाने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाने लगे, इरिगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव की गई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल किया गया था। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था, एक्सटेंसिव इरीगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया गया था 1966 और 67 में। तो ये जो 1966 और 67 में जो एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, एग्रीकल्चर करने का जो तरीका बदला था, इसी टाइम को या इसी चीज़ को हम बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा। अब वर्ल्ड में अगर कोई पूछ ले वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, तो आपको बताना है प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग। प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब कोई पूछे कि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, तो इंडिया में कहते हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका मेन पर्पज यही था, भारत में जो फूड क्राइसिस समस्या हो गई थी, फूड क्राइसिस मतलब खाने की जो समस्या, खाने को जो संकट पैदा हो गया था, हम अपने देश के लोगों को खाना भी नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमने जो मिशन था वो चलाया था, या मतलब ऑपरेशन चलाया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीज़ें यूज की गई थी या ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या एलिमेंट थे, तो सबसे पहला टू प्रोड्यूस द क्रॉप दिस गिव्स हाई यील्ड। मतलब आपको देखने को मिलेगा हमने ऐसी क्रॉप्स पर ध्यान दिया जिनसे ज़्यादा हम उत्पादन कर सकें। स्पेशली हमने राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, इन फसल के प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था।
मल्टी क्रॉप प्रोग्राम पर ध्यान दिया गया था, छोटे छोटे स्मॉल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे, हाई क्वालिटी के सीड्स यूज किए गए थे, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कर दिया, मतलब मशीनीकरण कर दिया। पहले हम जानवरों का इस्तेमाल करते थे जोताई वोताई के लिए, तो अब किसका इस्तेमाल करने लगे, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। क्रॉप प्लांट्स के कंजर्वेशन पर ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पर ध्यान दिया था इस समय पर। लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए गए थे, फर्टाइल लैंड वेरन टू फर्टाइल लैंड, मतलब लैंड को कैसे कंजर्व कर सकें, बैरन लैंड को कैसे फर्टाइल में कन्वर्ट कर सकें, ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए थे या इस्टेब्लिश किए गए थे जिससे हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकें। जैसे एक बैंक इस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये वाली बैंक इस्टेब्लिश की गई थी जिससे हम रूरल डेवलपमेंट कर सकें और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकें। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जो मतलब फसल की प्राइस मतलब बताता है। क्रॉप इंश्योरेंस का सिस्टम आया था। तो ये सारी चीज़ें लाई गई थी किस दौरान, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। तो फ़ायदा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली बात तो फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी क्रॉप्स थी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है उनका उत्पादन बढ़ गया, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, गरीबी कम हुई, मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स उगाने लगे हम, प्लस ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसको हमने बिजनेस अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेडिशनल तो मतलब हम उतना ही फसल उगाते थे जितनी ज़रूरत पड़ती थी, अब हम उतनी फसल उगाते हैं, अपनी ज़रूरत भी फुलफिल हो पाती है, एक्स्ट्रा फसल को बेचने भी लग गए थे। मॉडर्नाइजेशन कर दिया था, मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई चीज़ें इस्तेमाल करने लग गए थे। फैसिलिटीज़ पर ध्यान दिया, स्टोरेज के लिए। अब आपको पता है कई सारी फसल ऐसी होती हैं जिनको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार डिक्लेयर करती है, ये चीज़ लाए। वेयर हाउस लाए गए थे, वेयर हाउस मतलब जहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इसकी सीमाएं थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ ही फसलों पर ध्यान दिया गया था, सभी फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो आपको देखने को मिलेगा व्हीट और राइस, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। लिमिटेड एरिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू हुई थी। आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उस एरिया में ज़्यादा फोकस किया गया था, पूरे देश में इस पर फोकस नहीं किया गया था। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, मैकेनाइजेशन की वजह से कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। पहले मतलब लोग खेतों में काम करते थे, अब मशीन आ गई तो मशीनों से काम होने लग गया। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम बढ़ जाती है। कुछ मतलब जो फार्मर्स थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो वो तो अमीर हो गए, और जो बेचारे गरीब थे वो गरीब रह गए क्योंकि वो इन सब चीज़ों को खरीद नहीं पाए थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स करने का भी यूज करने का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से खेत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर गए, है ना। प्लस वो जो केमिकल्स हैं बरसात के पानी के साथ आपके रिवर्स में चले गए, वाटर बॉडीज में चले गए, तो उससे वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर का लेवल जो है डाउन हो जाता है, और कैपिटलिस्ट फार्मिंग बढ़ जाती है, जहाँ पर मतलब फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस डिस्कोर्स्ड, बहुत सारे मतलब सुधार किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल सुधार किए जाते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी किसमें, लिमिटेशंस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हैं हमारे MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनकी एक लाइन है बड़ी प्यारी, इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। ये कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर फेल होती है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये हैं MS स्वामीनाथन, भारत के इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। अब हम देखेंगे अपने सिलेबस में बुक में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें लाई गई थी। In the face of the prevailing food crisis, the country was clearly vulnerable to external pressures and dependent on the food aid mainly from United States। तो आपको देखने को मिलेगा भारत में इस समय पर 1960 का जो दौर चल रहा था, उस समय पर एक तो हम 2 युद्ध लड़ चुके थे। 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी। इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा देश में कई जगह पर ड्रॉट जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है, स्पेशली अब बिहार वाले एरिया में बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो गई थी, बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर रहे थे। तो ऐसे में हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाहर से हम पर प्रेशर था, हम खाने की सहायता के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थे। स्पेशली मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट से हम व्हीट इंपोर्ट करते थे।
यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्न पुश्ड इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब आपको पता है गेहूं हम कहाँ से मंगाते थे, यूएसए से। तो यूएसए हमको मजबूर करता था कि आप अपनी जो नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनको चेंज करो। हम चेंज करना नहीं चाहते थे, यूएस हम पे लगातार प्रेशर बनाता था। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सफिशिएंसी। तो इन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई नई स्ट्रेटेजी अपनाई एग्रीकल्चर के लिए, ताकि हम फूड सफिशिएंसी इंश्योर कर सकें। मतलब अपने देश के लोगों के लिए इतना फूड हम अवेलेबल मतलब प्रोड्यूस कर पाएँ जितनी ज़रूरत है, दूसरों पर डिपेंड ना रह सकें। इसके लिए सरकार ने नई स्ट्रेटेजी क्या की थी, डेवलप की थी। Instead of earlier policy of giving more support to areas and farmers that were lagging behind, now it was decided put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well off। देखो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या चेंज की गई थी। पहले क्या होता था, सरकार कहाँ फोकस करती थी, पहले सरकार क्या करती थी, उन किसानों पर फोकस करती थी जो पिछड़े हुए हैं, उन एरियाज पर फोकस करती थी जो एग्रीकल्चर में पिछड़े हुए हैं। अब सरकार ने क्या किया अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज, अब सरकार ने उन एरियाज पर ज़्यादा फोकस किया जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है और जहाँ के किसान बहुत ज़्यादा वेल ऑफ कंडीशन में, मतलब जहाँ पे मतलब संपन्न किसान है। किसानों की कंडीशन कैसी है, किसान बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, खूब सारा मतलब उनके पास पैसा भी है, समृद्ध किसान है। तो पहले सरकार कहाँ पे फोकस करती थी, पहले सरकार वहाँ पे फोकस करती थी जो एरिया पिछड़े हुए थे, खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, किसान भी वहाँ के पिछड़े हुए थे, तो सरकार उनको ज़्यादा सहायता देती थी। अब क्या कर दिया सरकार ने, अब सरकार वहाँ पे फोकस कर रही है जहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लस किसान भी कैसे वहाँ के प्रॉस्परस हैं। तो यहाँ पर सरकार ने फोकस किया। ऐसा करने का पर्पज़ क्या था, ऐसा करने का पर्पज़ ये था कि जो एरिया ऑलरेडी डेवलप है उनकी हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है, जो किसान पहले से ही वेल ऑफ कंडीशन है तो वो जो नई जो टेक्निक्स आ रही है उनको अच्छी तरह से क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। अब गरीब किसान है वो तो हर चीज़ को खरीद नहीं पाएगा, और जो अमीर किसान है वो ऑलरेडी अमीर है, पैसा उनके पास है ही, तो नई टेक्नोलॉजी को ये आसानी से क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बहुत तेज़ गति से कम समय में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सरकार की नई स्ट्रेटेजी थी। The government offered high yielding seeds, fertilizers, pesticides, water irrigation at highly सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। तो आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पर जो सरकार थी, सरकार ने किसानों को हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन की बेटर फैसिलिटीज़ हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पर प्रोवाइड की। हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस का मतलब है, सपोज अब फर्टिलाइजर की कीमत है मतलब 500 रुपये मार्केट में, तो सरकार कह रही है 300 रुपये हम देंगे, आप तो 200 रुपये ही दे दो बस और ले जाओ। तो फायदा है ना, किसानों को 300 रुपये की हेल्प कौन कर रही है, सरकार कर रही है। तो सरकार जो 300 रुपये दे रही है इसको हम बोलते हैं सब्सिडी। तो सरकार ने क्या किया, इन सब चीज़ों पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। किस किस चीज़ों पर, एक तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स पर, फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर और इरीगेशन की फैसिलिटीज़ पर। अब सरकार का पर्पज़ क्या था, अगर सरकार इनको सब्सिडी देगी तो किसान जो है इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और किसान जब इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो खेती में उपयोग करेंगे, और खेती में जब उपयोग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का बढ़ जाएगा। ये सरकार का पर्पज़ था। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ए गारंटी टू बाई प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स एट ए गिवन प्राइस। साथ में गवर्नमेंट ने एक चीज़ और की थी, गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप फसल उगाओ और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि इस निश्चित प्राइस पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी उस समय पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सरकार पहले ही, कोई किसान अपनी फसल बो रहा है रबी सीजन से पहले या क्रॉप सीजन से पहले, तो सरकार क्या करती थी, पहले अनाउंस कर देती थी कि इतनी प्राइस पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे। मंडी में क्या भाव चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें कोई मतलब नहीं है, तो आप निश्चिंत रहो, आपकी फसल को हम खरीदेंगे। तो किसान क्या हो गए थे, मतलब किसानों को मतलब डर निकल गया था कि यार ऐसा ना हो हम फसल करें और बाद में बहुत सस्ते दाम पर बेचनी पड़ेगी। तो सरकार ने मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पहले डिक्लेयर कर दिया था, इस प्राइस पर हम खरीदेंगे। तो किसान इंश्योर हो गए, किसानों सुनिश्चित हो गए कि हाँ अब हम फसल उगाएंगे और उनको बेचने की टेंशन थी नहीं। तो ये मानी जाती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत। क्या शुरुआत थी, ध्यान देना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। एक तो सरकार ने कहाँ पर फोकस किया, एक तो सरकार ने वापस फोकस किया जहाँ पर अच्छी इरीगेशन की फैसिलिटीज़ थी और वहाँ के किसान ऑलरेडी
मतलब समृद्ध थे वहाँ पर फोकस किया था। पर्पज यही था कि जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। सरकार ने हाईली सब्सिडी मतलब बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की, किस पर? सीड्स पर, फर्टिलाइजर्स पर, पेस्टिसाइड्स पर और इरीगेशन फैसिलिटीज़ पर, ये किया। और क्या किया सरकार ने फार्मर्स को पहले ही बोल दिया कि इस प्राइस पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे, तो आप निश्चिंत रहो। गारंटी दे दी तो किसान भी मतलब सुनिश्चित हो गए कि अब हम आसानी से फसल उगा सकते हैं। तो ये जो सरकार ने स्टेप्स ली थी, इन्हीं को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। इनको देखकर ऐसा लगता है। द रिच पीजेंट्स एंड द लार्ज लैंड होल्डर्स वर मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोसेस। तो आपको देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े जो किसान हुआ करते थे, बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस चल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? एक तो लैंड ओनर्स को, बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, और दूसरा जो रिच पीजेंट थे, बड़े बड़े धनी जो किसान थे, उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। The Green Revolution delivered only a moderate agriculture growth, mainly a rise in wheat production। तो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो स्पेशली व्हीट की जो फसल थी उसमें आपको राइज देखने को मिलेगा। राइज का मतलब उसमें आपको फसल की जो पैदावार थी, पहले से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होने लग गई थी। रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत में जो फूड था उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले मतलब हम अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अब हम अपनी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं। मगर इंक्रीज्ड पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन्स। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ बताई जा रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक तो बड़े किसानों को फ़ायदा हुआ, बड़े लैंड ओनर्स थे उनको फ़ायदा हुआ था, ठीक है, और साथ के साथ में जो गेहूं की जो फसल थी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, और हमारे देश में फूड भी अवेलेबल था। मगर इसकी वजह से हमारी जो समाज थी, हमारी जो सोसाइटी थी, ये दो भागों में बढ़ गई थी, अलग अलग भागों में बढ़ गई थी, ठीक है, क्लासेस में बढ़ गई थी। और इसका फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कुछ ही एरियाज में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा। सम रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस वाइल अदर्स रिमेंड बैकवर्ड। तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा किसानों को बहुत ज़्यादा हुआ, और ये एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? प्रॉस्परस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये समृद्ध हो जाते हैं। बाकी इनके अलावा जो एरियाज थे वो कैसे हो जाते हैं? वो पिछड़े हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हैड टू अदर इफेक्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के आपको दो अदर इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो इफेक्ट थे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पहला, वन वाज दैट इन मैनी पार्ट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पुअर पीजेंट्री एंड द लैंड लॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड कंडीशंस फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स। तो क्या देखने को मिलेगा? पहला तो ये देखने को मिलेगा कि एक तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया, पुअर पीजेंट्स मतलब गरीब किसान, और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फायदा किसको हुआ था? लैंडलॉर्ड्स को हुआ था। गरीब किसान बेचारे गरीब ही थे। इसकी वजह से क्या हुआ? जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मतलब आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया? पुअर किसान्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, उनको बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो अभी जो मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिला है? इससे फ़ायदा तो लैंडलॉर्ड्स को मिला है। तो वो गरीब किसानों को अपनी तरफ खींचने लग गए, और मतलब इस परिस्थिति का उन्होंने फ़ायदा उठाया। किसने? लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिडिल पीजेंट सेक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक चीज़ और हमें देखने को मिली, जो मध्यम श्रेणी का जो किसान था उसका मतलब राइज होता है, या हम कह सकते हैं मिडिल पीजेंट सेक्शन। मतलब पहले क्या हुआ करता है, या तो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या गरीब किसान हुआ करते थे। अब आपको देखने को मिलेगा मीडियम टाइप के, जो मतलब ना तो बिल्कुल गरीब ना ज़्यादा अमीर, तो बीच का सेक्शन क्या हो जाता है? निकल के आ जाता है, मतलब मिडिल क्लास का मतलब जन्म हो जाता है। तो मिडिल पीजेंट सेक्शन भी इमर्ज होकर आ जाता है। किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। These were farmers with medium-sized holdings who benefited from the changes and soon emerged politically influential in many parts of the country। तो ये जो मिडिल क्लास जो निकल के आई थी, मिडिल पीजेंट सेक्शन जो निकल के आया था, ये वो सेक्शन था जिनके पास ज़मीन जो थी वो मिडिल साइज थी, ना तो बिल्कुल कम ना बहुत ज़्यादा। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इसका फ़ायदा इनको हुआ था, किसको? मिडिल पीजेंट सेक्शन को। और बहुत जल्दी देश के अलग अलग भागों में ये पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, मतलब पॉलिटिकली भी ये क्या हो जाते हैं? पावरफुल होने लगते हैं बहुत, मतलब जल्दी देश के अलग अलग पार्ट्स में। तो
तो ये होता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म। तो बस ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आई थी, भारत में क्या थी? फूड क्राइसिस थी। फूड क्राइसिस मतलब हम अपने देश के लोगों के लिए भी जो है अनाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, कम कर पा रहे थे, नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हम विदेशों पर डिपेंड रहते थे। स्पेशली यूएसए से हमें गेहूं मंगाना पड़ता था, यूएसए हम पर दबाव बनाता था कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाएं। तो उसी समय पर हमने कुछ अपनी रणनीति चेंज की, और क्या क्या रणनीति चेंज की थी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये टॉपिक हमारा क्या होता है? फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।